दिन पहले आए दिल्ली चुनाव के नतीजों में जब अभी मुफ्त के वादों के असर का विश्लेषण चल ही रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ साथ फ्री के साथ फेयर इलेक्शन पर सवाल हो ही रहे हैं कि इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लकीर खींच दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि दुर्भाग्य से चुनाव के ऐन पहले घोषित इन रेवड़ियों से, जैसे लड़की लाडली बहन, कोई अन्य योजना, लोग काम करने से अब राजी नहीं हैं। वो मुफ्त का अनाज पा रहे हैं, वो बिना कुछ काम किए पैसा पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रैन बसेरों की दुर्दशा के खिलाफ दायर पीआईएल पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट की टिप्पणी ये भी थी कि दिल्ली सरकार का हलफनामा कहता है कि उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उन्हें मुख्य धारा में लाकर राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाने की बजाय क्या हम परजीवी क्लास नहीं खड़ा कर रहे? सवाल पब्लिक का है कि जब 80 करोड़ को फ्री राशन का अधिकार, तो क्या लोगों को कामचोर बना रही सरकार? मुफ्त के चुनावी वादे पर हमेशा रेवड़ी वर्सेस वेलफेयर की बहस खड़ी होती है, लेकिन क्या आज सुप्रीम कोर्ट का कमेंट राजनीतिक दलों को आईना दिखा रहा है? आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने पूरे देश से खटाखट 1 लाख रुपए वाला वादा किया था, जबकि नौबत ये तक आई कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अब वापस हो चुका टॉयलेट टैक्स लगाना पड़ा था। 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने यमुना साफ नहीं की, लेकिन चुनाव के पहले महिलाओं को 2100 रुपए मिलने लगे थे। यमुना साफ करना जरूरी नहीं है, लेकिन महिलाओं का वोट जरूरी है, तो 2100 रुपए दे दो। महाराष्ट्र की महायुति सरकार चुनावी वादों के मुताबिक 1500 रुपए के हिसाब से लाडली बहन योजना में खर्च करती है, लेकिन विपक्ष के आरोपों के मुताबिक वित्तीय बोझ के चलते सस्ता भोजन की शिव भोजन थाली पर संकट आ गया है। क्या ये चुनाव में इस तरह के सुख से जियो फिर कर्ज लेकर घी पियो वाली नौबत आ गई है? राहुल गांधी केजरीवाल का क्या जाता जब टैक्स पेयर कमाता? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लकीर, क्या वोट बैंक को नेता बना रहे परजीवी? सवाल पब्लिक का आज यही। मुफ्त के चुनावी वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसी एक राजनीतिक दल पर नहीं है। जिस बेंच ने टिप्पणी की वो फ्रीबीज के मसले पर सुनवाई भी नहीं कर रही थी, इसलिए उस बेंच का कोई फैसला आने वाला है ऐसा भी नहीं है। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी से बहस तो छिड़ गई है। ये बहस इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मुफ्त की योजनाओं को लेकर पड़ने वाले वित्तीय बोझ से खुद इसका वादा करने वाले राजनीतिक दल परेशान होते हैं। सुनिए कुछ महीनों पहले के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ये बयान। ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾ ಹೇಳಿದೆ, 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ वनवासದಲ್ಲಿ. सब सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषय कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी?
मतलब भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा। वोटरों से मुफ्त का वादा सरकारी खजाने के लिए मुफ्त का सौदा कभी भी नहीं होता। ये घुमाकर टैक्स पेयर से ही वसूला जाता है या वित्तीय संकट के तौर पर सामने आता है। उदाहरण के लिए 2023 में 5 गारंटियों के बूते पर कर्नाटक में सरकार बनाने वाली कांग्रेस मेट्रो ट्रेन का किराया 50% बढ़ा चुकी है। पुरुषों के लिए बस का किराया 10% बढ़ा है। जून 2024 में पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3 रुपए 5 पैसे महंगा हो गया है। 65 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाने पर बेंगलुरु में 11 इंदिरा कैंटीन जो गरीबों को खाना देती थी वो भी बंद हो चुकी हैं। नंदिनी दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। राज्य में बिजली दरें लगभग 3 रुपए प्रति यूनिट बढ़ चुकी हैं और अब बात चल रही है कि पानी के रेट किस दिन बढ़ेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे पर हिमाचल जीतने वाली कांग्रेस सरकार को टॉयलेट टैक्स लगाना पड़ा था। बहुत हो हल्ला होने के बाद उसे वापस भी ले लिया। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी डिले हुई है 2 बार हिमाचल की सरकार में। पंजाब की भगवंत मान सरकार को 4 महीने पहले रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इस बार के दिल्ली चुनाव में जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार की लाभ वाली सभी योजनाएं जारी रखने का वादा किया, तो वहीं महिलाओं को 2500 रुपए महीने और केजी से पीजी तक फ्री पढ़ाई जैसी स्कीमों का नाम पर भी लोग कहते हैं चुनाव जीता। अब जब दिल्ली चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है और कुछ महीनों में बिहार चुनाव होने वाले हैं, तब फ्रीबीज की ये पॉलिटिक्स पर विपक्ष का ये बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार वो बोलती कुछ है कि मुफ्त की रेवड़ियां, लेकिन करती तो वही है जिस प्रकार की चीजें उन्होंने शुरू की है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। एक नीति की बातें होती हैं और एक मुफ्त की चीजें होती है, दोनों में अंतर है। कांग्रेस पार्टी ने उन नीतियों के साथ गई है कि हमारा कमिटमेंट क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, तो वो आपने देखा दोनों में अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी उनकी नीतियां नहीं होती है, वो कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से वो अपनी चीजों को देती है। हमारा मुल्क भारत एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में आपको देखना पड़ेगा कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, उनको हम कैसे उनके पैर पर खड़ा करें या उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। तो ये वेलफेयर स्टेट का एक लगता है कि ये ज़रूरी है, लेकिन ये बात भी सही है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है चुनाव के लिए। देखिए, मुफ्त राशन और मुफ्त की राजनीति जनता को प्रलोभन देने का काम ये सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। श्री तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नौकरी की बात की, रोजगार की बात की। उन्होंने कहा हम 10 लाख नौकरियां देंगे। फ्री की पॉलिटिक्स पर इस संग्राम के बीच में आपको एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट भी बताना चाहती हूं। एसबीआई रिसर्च की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक महिला केंद्रित योजनाओं से वोट देने वाली महिलाओं की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दशक में 9 करोड़ से अधिक नए वोटरों में लगभग 58% महिलाएं थीं। SC/ST महिलाओं के वोटर अनुपात में जबरदस्त उछाल आया, जो उनके सशक्तिकरण का संकेत है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नेताओं के मुफ्त के वादों में झुंझुना क्या है और वेलफेयर क्या है। इस बीच केंद्र की वेलफेयर स्कीमों में राज्यों को हक नहीं दिए जाने का आरोप भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है। सुनिए ये बयान। निर्मला जी, उजाला का क्या हुआ? आपका नाम सगनाम का साथ मिला दिया। इलेक्शन का टाइम में आप उजाला किया था, अभी उजाला का क्या भविष्य है? आप तो कुछ नहीं करते हैं, खाली भाषण देते हैं। कहाँ गया रुपया? आज तो खाली हमने नहीं, आपका गुजरात स्टेट भी बोला रुपया नहीं मिल रहा है, आप स्टेट को नहीं दे रहा है। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू कंट्रोल एंड टू बुलडोज द फेडरल स्ट्रक्चर। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल,
मुफ्त के चुनावी वादों से कामचोर बनाने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या राजनीतिक दलों के लिए अलार्म बेल है? क्या राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मुफ्त का वादा करते हैं या सशक्तिकरण की दलील में दम है? अगर मोदी से लेकर राहुल गांधी, केजरीवाल सभी चुनावों में मुफ्त का वादा कर रहे हैं तो ये होड़ कहां रुकेगी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, ईशकरण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर है, विवेक श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन पहला सवाल अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जाता है। और अनुराग ढांडा, अब तो वो क्या कहते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। इतनी स्कीमें आपने दी, इतनी मुफ्त की रेवड़ियां आपने बांटी, लेकिन कोई और आया, ज्यादा बांटी और पूरा का पूरा वोट बेस आपका लेकर चला गया। इन मुफ्त की रेवड़ियों में यही तो दिक्कत है, लोग आपके नहीं हो जाते, आपके काम के नहीं हो जाते, रेवड़ियों के हो जाते हैं। जो देगा, जितना देगा उसके पास चले जाएंगे। अनुराग ढांडा, आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या अनिवार्य है कि सारे राजनीतिक दल बैठकर सोचे कि ये हम जा कहां रहे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है नाविका जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसी एक पर्टिकुलर केस से संबंधित है और ये टिप्पणी है, अभी कोई फैसला नहीं है, लेकिन हम बहुत रिस्पेक्टफुली सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से डिसएग्री करते हैं, क्योंकि लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनको मुफ्त की रेवड़ी देना नहीं है। हम बार बार ये चीजें कहते हैं, अगर आपको मुफ्त की रेवड़ी पर रोक लगानी है तो जो अब बड़े बड़े मित्रों के 14 लाख करोड़ सरकारें माफ कर देती है, उसके ऊपर रोक लगा दीजिए। आपका सारा फाइनेंशियल बैलेंस ठीक हो जाएगा, आपका बजट ठीक हो जाएगा, मुनाफे में आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आपको ये सुविधा देनी है जिसको फ्री की रेवड़ी कहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे संविधान में भी उसका प्रावधान है कि शिक्षा सबको अच्छी मिलनी चाहिए, मुफ्त मिलनी चाहिए। अगर किसी गरीब को शिक्षा के लिए भी पैसा देना पड़ेगा जो वो दे नहीं सकता है अपनी कमाई में से, तो फिर उस स्टेट का क्या फायदा है, किस तरीके से अपने लोगों का ख्याल वो रख रहा है, इसको सोचना चाहिए। हमने जो एक मॉडल दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश किया, ये उसी का नतीजा है कि अगर हम हारे भी चुनाव के अंदर तो आज भी 43.5% वोट हमें दिल्ली के अंदर मिला है। दिल्ली के बहुत सारे लोगों को हमारी सुविधाओं से लाभ हुआ, जो मूलभूत सुविधाएं दी गई, जिनको मुफ्त की रेवड़ी कहा, और अंततः प्रधानमंत्री जी को भी यह कहना पड़ा कि आम आदमी पार्टी की सारी योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू रहेंगी। उसके बाद उनको चुना गया। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप सच्चे दिल से ये योजनाएं लाते हैं तो निश्चित तौर पर लोग आपका साथ देते हैं, लेकिन झूठ एक बार तो चल सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ को निभाना भी तो पड़ेगा, जो बाकी के किसी राज्य में वो निभाते हुए नजर नहीं आते। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर सही नियत से किया जाए तो स्कूल, अस्पताल, बिजली जैसी मूलभूत चीजें उपलब्ध कराना फ्री की रेवड़ी बिल्कुल नहीं है। ये देश में हर किसी को मिलना चाहिए और इससे आपका बजट खराब नहीं होता है। आपका बजट खराब होता है बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े कर्जे माफ कर देने से। राधिका खेड़ा जी, जवाब दीजिए, क्योंकि बीजेपी ने पहले कहा कि ये मुफ्त की रेवड़ियां सही नहीं है और अब उसी रास्ते पर निकल गई। ये आपका डिसाइडेड पॉलिसी डिसीजन है या फिर मजबूरी? सभी को नमस्कार। नाविका जी, मुफ्त और कल्याण की योजनाओं में बहुत अंतर होता है। एक होता है जो सरकार लगातार देश की, राज्य की जनता को सशक्त बनाना चाह रही है, आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है। अगर गरीब है, जो हर इंसान का इस देश में हक है कि उनको खाने को मिले, उनके पास पानी हो, उनके पास बिजली हो, गैस, मतलब ये बेसिक चीजें हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स है जो हो, और वो कोई भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके हर नागरिक के पास ये अवेलेबल हो। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, उनको सशक्त करना, उन तक ये सुविधाएं पहुंचाना हमारी सरकार का काम होता है। लेकिन आप अगर वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दिल्ली के और लंदन की सड़कों जैसा, दिल्ली की सड़कें लंदन की सड़कें जैसे बना देंगे, हम 500 स्कूल खोलेंगे, हम अस्पताल खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। और फिर जब चुनाव आता है, आप कहे हम आपको ये दे देंगे। जैसे एक प्रोडक्ट होता है ना मार्केट में, जो वो बिकना बंद हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, 50% ऑफ कर दो, 1+1 फ्री कर दो। उसी तरीके से कुछ पार्टियां हैं जो अपना राजनीतिक फुटप्रिंट, अपना अस्तित्व बनाने के लिए उन चीजों को फ्री में देने लग जाती है कि भाई हम आपके काम नहीं कर पाए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा, एग्जाम्पल, रिसेंट मोस्ट एग्जाम्पल दिल्ली का,
मैं जी यमुना जी साफ नहीं कर पाया, एक मौका और दे दो। अच्छा ये छोड़िए, हम ये करके देंगे। उन्होंने पूरे चुनाव में एक बार ये नहीं गिनाया कि मैंने ये किया है। उन्होंने बोला मैंने ये नहीं किया है, अब मैं तुमको मुफ्त में ये दूंगा, मैंने ये नहीं किया है, इसके बदले में मुफ्त में तुमको ये दूंगा। ये होती है मुफ्त की रेवड़ी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा कोई नागरिक भूखा ना सो, उसको राशन मिले, उसके घर मिले, गैस मिले, उसके घर में शौचालय बने, ये बेसिक चीजें हैं जो टैक्स पेयर्स के पैसे से सरकार को सुनिश्चित करनी होती है कि उसकी जनता को मिले। और एक बात अनुराग जी कह रहे थे कि कर्ज नहीं माफ होना चाहिए। अनुराग जी एक चीज और मैं मानती हूं, पंजाब का उदाहरण ले लेते हैं। वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, 100 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल, उनकी तनख्वाह, खाना पीना, कितने करोड़ों रुपए का खर्चा एक्सचेकर पे पड़ रहा है जो पंजाब की जनता का पैसा है। लेकिन राघव चड्ढा उनको तो भाई वो तो मुख्यमंत्री से भी बड़े हैं, वो दलित पूर्व मुख्यमंत्री जो थे चन्नी साहब उनसे भी बड़े हैं। उनको तो भैया इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। जिस आदमी की सारी राजनीति इस देश के प्रति सिर्फ अपने आप को सोशल मीडिया पे चलाने के लिए थी, उसको जब 100 से ऊपर सिक्योरिटी दी जाएगी तो जाहिर सी बात है ऐसे और इतने लोगों को दिल्ली में डबल दिल्ली के मुख्यमंत्री को पंजाब से भी सिक्योरिटी मिल रही थी। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों ने एक्सचेकर को खत्म करने की बात। अनुराग टांडा, सवाल में दम है, जवाब दीजिए। हिमाचल हो, कर्नाटक हो, चाहे नविका जी, मैं 2 झूठ जो साफ साफ बोले गए मैं उनका सिर्फ जवाब दूंगा, बाकी सारी बातें तो लोग सुनते आए हैं। एक तो मुझे ये सुन के बहुत हैरानी हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके चैनल पर आधिकारिक रूप से ये कहा कि इनके लिए शिक्षा और अस्पताल, स्कूल और अस्पताल मूलभूत सुविधाओं में नहीं आता है। इन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया दोनों चीजों का। इन्होंने कहा राशन मिलना चाहिए, बस खाओ, बस पियो, बस किसी भी तरीके से जिंदा रहो। आपके बच्चों को पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपके लिए मूलभूत अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये सुन के हैरान हूं। दूसरा, मुझे नहीं पता कि राघव चड्ढा जी से क्या निजी तौर पे कोई खुंदक है या नाराजगी है आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को, मुझे उसका मालूम नहीं है। लेकिन जो नॉर्म सबके लिए होते हैं वही उनके लिए भी लागू है। आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोल देने से वो सच नहीं हो जाता है। और पंजाब की स्थिति में आपको बता दूं, इतनी सारी सुविधाएं मुफ्त देने के बाद भी पंजाब का जो डेट टू GDP रेशियो है वो 50% था जब हमने सरकार संभाली थी। आज हम उसको घटा के 44% पे ले आए और लगातार वित्तीय हालत पंजाब की हम सुधार रहे हैं। तो इसलिए ये बात भी गलत है, ये तर्क भी गलत है जो आपने शुरू में कहा कि अगर आप मुफ्त सुविधाएं देते हैं तो आना तो जनता की जेब से ही है। पंजाब में आप मुझे एक चीज बता दीजिए जिसके ऊपर हमने टैक्स या कोई पैसा लोगों के ऊपर वसूला हो ज्यादा और हमने उसके बदले में कोई सुविधा दी हो। तभी तो आपने वो जो 1000 रुपए प्रॉमिस किए थे दिए नहीं, और उसके अलावा आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। ये तो आप भी जानते हैं अनुराग ढांडा। एक हाथ से देंगे एक हाथ से लेंगे, यही पैसे छापने की मशीन तो किसी के पास भी नहीं है, किसी सरकार के पास नहीं है। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। राधिका खेड़ा बहुत विपक्ष के लोग हैं तो आप जवाब दीजिएगा एक दो का साथ में मिलकर। लेकिन तहसीन पूनावाला, वो खटाखट मॉडल का क्या हो गया? वो खटाखट मॉडल हिमाचल में चली थी, तनख्वाह देने के लिए वर्कर्स को पैसे खत्म हो गए थे। 2 महीने ऐसा हुआ कि तनख्वाह ही 5-10 तारीख को आ रही है। टॉयलेट टैक्स लग रहे हैं। कर्नाटक में देख लीजिए, पानी पर टैक्स प्रपोज हो रहा है। पेट्रोल, दूध, बाकी मेट्रो की टिकट्स, वो सब तो आपने महंगी कर ही दी। मैं पूछना चाहती हूं, कोई भी, और ये इकोनॉमिक्स की बड़ी एस्टैब्लिश्ड थियोरी है, देयर इज नो फ्री लंच। फ्री कुछ नहीं होता, कोई ना कोई उसका दाम चुकाता है। आप फ्री उनको दीजिए जिनको जरूरत है, ये वेलफेयर है। लेकिन वोट के समय में सबको फ्री देना क्यों याद आता है? ये सवाल आज मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि ये राजनीतिक सोच है वोट बटोरने की। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। आपने हिमाचल और कल्याणी और कर्नाटका का उदाहरण दिया। हालांकि हिमाचल में सैलरी 5 तारीख को इसलिए दी गई क्योंकि वो 3 दिन का इंटरेस्ट उनको बचाना था, वो 1 टाइम ट्रांसफर ऑफ डेट था। और कर्नाटका में जो रेट्स बढ़ाए गए वही महाराष्ट्र में बढ़ाए गए। बस के फेयर्स, अन्य फेयर्स वो महाराष्ट्र में बढ़ाए गए। लाड़की बहन योजना, जिसके आज माननीय जस्टिस साहब ने टिप्पणी की, गवाई साहब ने, वो चुनाव के पहले लाया गया। इलेक्शन कमीशन उसको अलाउ किया और रेट्रोस्पेक्टिवली वो पैसे दिए गए। हमें एज अ नेशन, एक देश की ओर हमें देखना चाहिएगा कि वेलफेयर क्या होता है, एक लेजिटिमेट वेलफेयर और फ्रीबीज क्या होता है। राधिका जी ने खाने की बात की, बिल्कुल
हर गरीब व्यक्ति को खाना मिलना चाहिए, पर क्या वो खाना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए या प्रोटीन? हमारे वहां प्रधानमंत्री प्रोटीन योजना क्यों नहीं, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य बढ़े? वो हम नहीं करेंगे। हमने यहां पर वेलफेयर की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, आम आदमी पार्टी ने बात की। क्या वो 25 अस्पताल गिना सकते जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया? बस मोहल्ला क्लिनिक चालू कर दिया, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दे दिए, उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या हुआ? कैसे आपने किसी का भला किया? देखिए, दिल्ली का जो बजट था, जब से लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी तब से वो प्रॉफिट में था, तब से वो सरप्लस बजट था। आज पहली बार नुकसान में। इसे कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग। यही सवाल है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ वर्तमान में उनको फ्रीबीज देना। भाजपा के मैनिफेस्टो में था, मध्य प्रदेश में स्कूटी दे रहे थे, स्कूटी कैसे वेलफेयर होगी? इन चीजों पे हमें रोक लगानी होगी, इन चीजों पर पब्लिक डिस्कोर्स वो जो 1 लाख रुपए के लिए फॉर्म भरवाए थे, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए के जो फॉर्म भरवाए थे, वो जो खटाखट 8,500 रुपए सबके अकाउंट में आने वाले थे, वो वेलफेयर था। नाविका जी, मैं 10 सेकंड लूंगा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं 10 सेकंड में लेता हूं। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं, मैं कोई हिपोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो भी गलत कर रहे हैं, सब लोग इसी के अंदर, इसी रेस के अंदर लगे हुए, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और देश का फाइनेंसेस बर्बाद हुआ। लेकिन इससे बड़ी डर मुझे एक चीज की है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर कर रहा है, मुझे इसमें बहुत डर लग रहा है। मैं अनुराग भाई की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं, ये कोर्ट का डोमेन नहीं है। इसका डिस्कोर्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए, आपके जैसे चैनल्स पे डिबेट होना चाहिए, और पब्लिक को इस पे बात करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज पे चुनाव लड़ेगी, आप उस पॉलिसी से इत्तेफाक रखो ना रखो। बैड इकोनॉमिक्स हो गए जिससे आम आदमी पार्टी का, आप उनको वोट आउट करो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स इसमें इंटरफियर करेंगे, लोकतंत्र नहीं बचेगा। जजेस किसी को अकाउंटेबल नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली, एंड द प्रॉब्लम विद जजेस फिक्सिंग पॉलिसी इसके फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जजेस के पास वो संवैधानिक अधिकार नहीं होना चाहिए। जजेस इस सोसाइटी के उतने ही हिस्सेदार हैं जितने आप और मैं हैं, और उन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो हम इतने सैंक्टिमोनियस भी ना हो। वो कहते हैं ना कि शीशे वाले घरों में रहने वाले लोग दूसरों पर पत्थर ना ही फेंके तो बेहतर है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आम आदमी पार्टी तो 1+1 बहुत दे रही थी, वो अलग फील्ड में दे रही थी, वो अलग बात है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये लाइन हम भूल चुके हैं कि अच्छी पॉलिटिक्स और अच्छी इकोनॉमिक्स साथ साथ चल सकते हैं अगर हम कोशिश करें? या फिर ये जो फ्री का माल देने की आदत पड़ गई है, क्योंकि पैसा आपकी जेब से तो जाता नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है, उठाओ इधर से उधर दो, वोट खरीदो और निकल जाओ, क्योंकि इलेक्शन जीतना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। हम देश आगे बढ़ाने की बात शायद सोचते भी नहीं। देखिए नाविका जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान 140 करोड़ के लोगों का देश है। यहाँ बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, इंटीरियर में रहते हैं, जिनके पास अभी वो सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। उनको भी समाज में आगे बढ़ने का अधिकार है, इसलिए उनको फ्री अगर एजुकेशन मिलती है, फ्री सिंचाई मिलती है, फ्री स्वास्थ्य मिलता है और फ्री उनको पढ़ाई मिलती है, तो ये मिलना चाहिए, क्योंकि उनको अधिकार है कि वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। ये हमारी राजनेता होने के नाते जिम्मेदारी होती है। जो समाज में वर्ग छूट गया है उनको आगे लाना और पैरों पे खड़ा करना। इसलिए हम ये सब करने की बात करते हैं कि जब हमारी सरकार आती है तो हमने भी कहा था हम लैपटॉप देंगे, क्योंकि हमें उनको दुनिया से जोड़ना है, क्योंकि दुनिया से उनको जोड़ के आगे बढ़ाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त देने की बात करती है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को पैर पे खड़ा करने की बात नहीं करती है। कहेगी हम खाना तो देंगे लेकिन आपको पैर पे खड़ा नहीं करेंगे, आपको रोजगार नहीं देंगे, सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जीने देंगे। झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये झूठ है। फिर झूठ बोलेंगे कि हम किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, ये झूठ है। इसलिए कहते हैं ना कि इनके झूठ ने इतने पैर पसार लिए हैं कि विश्वास भी हिलोरे मारने लगा है। अब इनकी बात पे किस बात पे विश्वास करें जो हर बात इनकी झूठी निकलती है? हम किसी की फ्री में, अगर हम फ्री में मदद करते हैं, फ्री भी जिनको देते हैं, जिनको जरूरत है उनको तो हम देंगे ही भाई। अगर समाजवादी को देखो, हमने क्या क्या प्रोमिसेस किए थे। हमने कहा था समाजवादी सरकार आई तो लैपटॉप देंगे, हमने दिया।
हमने कहा समाजवादी पार्टी सरकार आएगी हम मेट्रो बनाएंगे, हमने बनाई। हमने कहा समाजवादी सरकार आएगी हर गांव को डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ेंगे, हमने जोड़ा। हमने कहा एक्सप्रेस बनाएंगे, हमने बनाया। हमने कहा पुलिस सिस्टम मजबूत करेंगे, हमने पुलिस सिस्टम 100 डायल करके मजबूत किया। हमने कहा महिला समस्या के समाधान के लिए 1090 बनाएंगे, हमने बनाया। हमने कहा था बच्चों के गांव में हम मिनी स्टेडियम बनाएंगे, कैसे गांव वाले बच्चे भी आगे बढ़ पाए, हमने बनाया। हमने स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाए। ये समाजवादी लोग हैं। समाजवादी वो काम करते हैं जिससे जिंदगी बदले, लोगों की जिंदगी खुशहाल हो। हम झूठे वादे नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। इसलिए जो पिछड़े लोग हैं, जो अभी बहुत पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए हमें ये देने की जरूरत है और हम दे रहे हैं। पर आपने हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, खटाखट 1 लाख का भी वादा किया था। यूपी के दोनों लड़के जब इकट्ठे थे तो लोकसभा चुनाव में 1 लाख खटाखट देने का वादा किया था। जनता ने आपकी बात नहीं मानी। अनुराग भदौरिया, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। जो गरीब, एक सेकेंड देखिए, जो गरीब महिलाएं हैं जिनको आगे आने, उन्हें 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। हमने कहा था वादा हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, क्या बुरा है उसमें? जो महिलाएं गांव में रहनी है, पिछड़ी हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन्हें हम 1 लाख रुपए देंगे। हमने भी कहा था कि जो महिला, जो समाज में वृद्ध महिला है, उनको हमने बोला था वृद्धा महिला। आपने ये सब क्वालिफिकेशंस नहीं दिया था। आपने कहा सबको 1 लाख रुपए देंगे। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये करें तो बहुत अच्छी पॉलिसी होती है, आप करें तो आप देश को भी खोखला कर रहे हैं, लोगों को अपने पांव पर खड़ा भी नहीं कर रहे हैं। ये जवाब दीजिए, ये पॉलिटिक्स में सेम चीज उलट कैसे हो जाती है? नाविका जी, ये मैप दिख रहा है आपको सबको? ये मैप मैं इसलिए दिखा रही हूं कि अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि विश्वास जनता का हिलोरे मार रहा है, इसीलिए चारों तरफ, पूरी तरफ, अधिकतर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लगातार नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे जो काम करके पूरी उन्होंने बातें कही, पूरी करी, इसीलिए हो रहा है। लोकसभा के बाद भी लगातार हम चुनाव प्रदेशों में जीत रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र था, चाहे वो हरियाणा था, चाहे अब दिल्ली हो। तो किसका विश्वास हिलोरे मार रहा है और डगमगा रहा है, ये देश की जनता अपनी मत से जवाब दे रही है। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली ना सर, प्लीज, ठीक है। अब अनुराग जी की बात तो यहाँ हुई। दूसरी बात, हम कांग्रेस की थोड़ी बात कर लेते हैं, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो या तेलंगाना हो। तेलंगाना में सर बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना, आपके बारे में मैं नहीं बोली। अच्छा ठीक है, मेरे को तो बोलने दीजिए अनुराग जी। कितने किसानों की मौतें, अच्छा जवाब दूंगी तो सुनने की क्षमता रखिए ना पहले। किसानों की मौतें हुई, आप अनुराग जी, ये गलत बात है। अनुराग जी, आप लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया और माफिया, जनता पर इतना प्रेशर मत डालिए कि वो एक कान से आपको सुने और एक कान से राधिका जी, ऐसा हो नहीं पाता है। जनता पर थोड़ा कम प्रेशर डालिए। राधिका खेड़ा जी, अपनी बात खत्म करिए। जी, कर्नाटक हो या हिमाचल हो या तेलंगाना हो, तेलंगाना को पहले बीआरएस ने फ्रीबी दिए, उससे 10 कदम जाके आगे कांग्रेस ने दिए कि किसी तरीके से हमने बाय हुक और क्रुक सरकार बना ली है। आज नतीजा ये हो गया है, टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं, सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है और सैलरीज नहीं दे पा रहे। महाराष्ट्र का भी प्रॉमिस कर दिया, महाराष्ट्र का भी यही हाल है राधिका खेड़ा जी। पर ये बात आप मान नहीं रही हैं। अभी मार्च में जब बजट आएगा महाराष्ट्र का, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि आपको कहीं एक्सपेंडिचर काटना पड़ेगा, तभी आप ये लाडकी बहन स्कीम के पैसे दे चुकेंगे। महाराष्ट्र का जो हाल है वो सब राज्यों का होगा, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड ही होते हैं। नाविका जी, 2 चीजें होती हैं जी। नाविका जी, 2 चीजें होती है। एक होता है कि हम अगर सरकार में कुछ सुविधाएं आगे देते हैं तो उसके बाद हमने इनकम जनरेट करनी है। कर्नाटक में क्या हो रहा है, आईटी कंपनी बड़ी कर्नाटक छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जा रही है, जिससे क्योंकि इतना एक्सचेकर को नुकसान हो चुका है और गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी खराब है, प्रॉपर्टी टैक्स से लेके इतने और टैक्स, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं कि आईटी कंपनी से लेके सारी बड़ी कंपनीज छोड़ के जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आया है, बड़ा है, कंपनीज आ रही हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट कई हजार करोड़ का आ रहा है, तो उससे स्टेट के ऊपर पैसा भी आएगा, स्टेट के अंदर इनकम बढ़ेगी तो वो सुविधाएं और वो सब बैलेंस किया जाता है। लेकिन ये बाकी जो स्टेट्स है, चाहे हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, चाहे जैसे पहले दिल्ली था, ये सिर्फ खर्च
खर्च कर रहे थे, वापस कमाने की कोई जरिए नहीं बना रहे थे, कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं ला रहे थे। जनता इस बात को मानती है कि सिर्फ बीजेपी ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, बाकी राज्यों में नहीं आ रहा? आनंद पाठक YouTube पर सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या अभी इलेक्शन मोड में ही हैं? ये पंजाब का हिसाब क्यों नहीं देते? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, कांग्रेस के पास गिन चुन के 2-3 राज्य हैं, फिर हिमाचल प्रदेश में लोगों को सैलरी की असुविधा क्यों हुई? कांग्रेस आज तक एक अच्छा मॉडल क्यों नहीं दे पा रही? सुलोचना देवी धनबाद से पूछ रही हैं, सत्ता पाने के लिए सरकारी खजाने के इस्तेमाल के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाए जाते? आ रही हूं अनुराग ढांडा जी, पहले विवेक श्रीवास्तव, फिर आपके पास। सर अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो कहेंगे मैं बोलने नहीं देती शो पे। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। दूसरे नंबर से किया है एंड दे आर टेकिंग द ऑडियो फ्रॉम अ डिफरेंट फोन। एनीवे सी देखिए, मैं बड़ा क्लियरली आपको बताना चाहूंगा, 60 के दशक में कम्युनिस्टों के कहने पर मिसेस इंदिरा गांधी ने इस देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था, द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स। और 76 के अंदर जो अमेंडमेंट हमने करवाया था कांग्रेस से कहलवा करके, उसमें हमने सोशलिस्ट शब्द इंट्रोड्यूस करवाया था इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में। और दोनों के पीछे एक ही मंशा थी, वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, वेलफेयर ऑफ द पुअर, और वो एक नेसेसरी चीज है। अब सुप्रीम कोर्ट के यहां अगर कंप्लेन लेकर के हम जाएंगे कि फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो अंबानी हो या कोई और हो, और उनका इतना जो लोन है वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करके माफ करवाया है, तो कोर्ट बड़े आसानी से कह देता है कि साहब दिस इज नॉट, ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन के बाहर की बात है, दिस इज बिटवीन द बैंक एंड इफ यू फील देयर इज अ रॉन्ग डूइंग इन अ फ्रॉड काइंड ऑफ अ वे, तब आप उस तरह से केस को फाइल करिए। तो पॉलिसी डिस्क्रिप्शंस बड़े क्लियर हैं। ये सरकार विदेशों से पैसा बोरो करती है। कृपा करके दर्शकों से निवेदन है, जाएं और चेक करें कि मुल्क के ऊपर कितना कर्ज है, 2014 में कितना था, 2024 में कितना हो गया है। उसके बाद रेवड़ी गरीब आदमी को नहीं मिलती है, रेवड़ी मिलती है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिनको लोन्स मिलते हैं सरकारी बैंकों से, वो घाटे में जाते हैं। तब बीजेपी की सरकार कहती है कि बैंकों को जो है जोड़ा जाए, साहब मर्जर ऑफ बैंक्स किया जाए। फिर से कहती है कि साहब LIC और सारे इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर 100% FDI करें। अभी LIC वालों ने जो है प्रोटेस्ट किया है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं, इनसे पूछिए लेबर लॉ, जो 4 लेबर कोड आप लेकर के आई थी 2019 में, आज तक आप नहीं लागू कर पाए, क्योंकि उसमें टोटली ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे आपने हायर एंड फायर की नीति, और जो छोटी मोटी स्ट्राइक यूनियन वाले करते थे उसको भी इलीगल डिक्लेयर किया है। तो आप ये जो है एक तरफा चीज कि ये देश सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों का है और गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा, ये गलत चीज है। ये धारणा बड़े गलत बड़े है। पूंजीपति तो बस पिछले 10 साल में ही आए ना, उससे पहले जिस सरकार को आप कह कर सोशलिस्ट और ये वो डलवाते थे, उस सरकार में तो ये लोग थे ही नहीं, अभी पैदा हुए। और दूसरी बात, शायद जब आप यूपीए सरकार में साथी भी थे 4 साल, तो आप आंख मूंद कर बैठे हुए थे, वो ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा, वो आप बैठे रहे, क्योंकि माल्या लूट कर ले गया, कोई शब्द नहीं निकला, वधावन लूट कर ले गए, कोई शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। इश्करन भंडारी, दोनों तरफ से जो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, कहीं भी आपने सुना कि जनता के हित की बात हो रही है? बात यहाँ हो रही है कि फ्रीबी कल्चर में, और बीजेपी भी ये कहती है कि 23 मिलियन पीपल हैव कम आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। अरे भाई, तो फिर भी 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त का राशन क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? इस सवाल पर कोई जवाब नहीं आता। ये सवाल अहम है कि क्या हम लोगों को कामचोर बना रहे हैं? देश में परिश्रमी होने चाहिए या कामचोर? ये भी तो एक बड़ी डिबेट है। नाविका जी, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की है बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशंस हैं, और शायद बहुत जरूरी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि कई बारी पॉलिटिकल रियलिटी ऐसी होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज उस पे हेड ऑन फेस ऑन नहीं बोल सकती। एक उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो जाए और उसके बाद वो चुनाव ना लड़ पाए, सुप्रीम कोर्ट को ये लाना पड़ा, पर जब आया जनता ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्रेशर बना कि अगर कैबिनेट ने, मनमोहन सरकार ने ऑर्डिनेंस निकाला तो भी पब्लिक प्रेशर में वो फाड़ना पड़ा। क्योंकि कई बारी जब चीज हो जाती है तो पॉलिटिशियंस को उस पर जाना पड़ता है, पर वो बोलना नहीं चाहते, जैसे क्रिमिनलिटी इन पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा था। अब आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो सकती है। सबसे अमीर देश था साउथ अमेरिका का वेनेजुएला, वहां पे 75% पॉपुलेशन का ऑन एन एवरेज 8 किलो वजन कम हो गया भूखमरी की वजह से, जहां पे आधे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे।
25% वेनेजुएला ने देश छोड़ के निकल गए। गार्बेज और सैनिटेशन क्राइसिस होगी, ये उस देश में जो सबसे अमीर था। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म के साथ, अगर आपको याद हो, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला एजेंडा भी लोकसभा में कुछ पार्टीज ने चलाने की कोशिश की थी। वही इंटरप्ट मत कीजिएगा मुझे, नाविका जी, प्लीज इंटरप्ट ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, ये बोल दीजिए जरा। नाविका जी, ये नहीं हो सकता, मैं आंकड़े कोट कर रहा हूं, बिकॉज ये जो कम्युनिस्टों की पॉलिसियों से देश के देश बर्बाद हुए हैं। यूएसएसआर को टूटना पड़ा, जो देश के देश बर्बाद हुए हैं। जबकि आज भी अगर रशिया खड़ा है तो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स की वजह से का मतलब क्या हुआ? शीश महल, खुद कम्युनिस्ट लीडरशिप ब्लैक सी के ऊपर डाचास में रहती थी। नहीं, तो नहीं, आज का आप जस्टिफाई करिए जनता को बर्बाद करती थी। नाविका जी, मुझे पॉइंट खत्म करने की इंपॉर्टेंट बात है। ये सिर्फ तड़प रहे हैं क्योंकि ये उन आंकड़ों का जवाब नहीं दे सकते जहां पे 75% पॉपुलेशन, सबसे अमीर साउथ अमेरिकन देश की 75% पॉपुलेशन भूखमरी में 10 किलो 8 किलो वजन कम हो जाए और 25% जनता को देश छोड़ के जाना पड़े। नाविका जी, बात पे आते हैं जो आगे प्रॉब्लम है। इनको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है नाविका जी? उसके बाद क्या होता है, जब आप सोशलिज्म का ये करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं अपने कार्डर्स को जॉब देते हैं। कितने आम आदमी पार्टी वर्कर्स को मोहल्ला क्लिनिक्स में जॉब मिली है, कितनों को ट्रैफिक में जॉब मिली है, कितनों को बसेस में जॉब मिली है, वो सब जांच का विषय है, शायद बहुत जल्दी बाहर आएगा। तो ये जो पूरा कॉकटेल है, और इस कॉकटेल के अंदर जब लोग चुनाव जीत पाए इससे, तो वो प्रेशर हर पॉलिटिकल पार्टी पे आएगा। इसीलिए मेरे अनुसार सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक चुनाव के लाभ के लिए करते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वेलफेयर जरूरी है, वेलफेयर स्टेट हर स्टेट वर्ल्ड में। किसका वेलफेयर? अनिल अंबानी का नहीं, आपको तो सिर्फ अपना वेलफेयर चाहिए। यहाँ इस देश में देखा गया है, नेताओं का वेलफेयर ज्यादा होता है और जनता का वेलफेयर कम होता है। और अनुराग ढांडा जी, आम आदमी पार्टी के कई सवाल दर्शक पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए दर्शकों को। देखिए नाविका जी, मैं दो चीजों पे जवाब देना चाहता हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने ऐसी पिक्चर प्रेजेंट करने का प्रयास किया जैसे बीजेपी जो फ्री स्कीम्स देती है उसको इन्वेस्टमेंट ला करके बैलेंस कर देती है। तो मैं एक ओपन सवाल पूछता हूं, इंटरनेट पे भी कोई जवाब दे दे, बीजेपी की प्रवक्ता दे दें, आप बता दीजिए। 20 स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डेट टू जीडीपी रेशियो वही बताता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इनके 20 स्टेट की सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद एक भी एग्जांपल दे दें जहां पे डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ी हो, अच्छी हुई हो। एक भी एग्जांपल अगर ये दे दें पूरे के पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी। ये क्या करते हैं, ये बस कर्ज लेते हैं और अपने मित्रों का कर्ज माफ करते हैं। 50 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर था, 200 लाख करोड़ का हो गया वो बढ़ करके। क्यों? क्योंकि इनको 14 लाख करोड़ अपने बिजनेसमैन दोस्तों के माफ करने होते हैं। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि किसी को एजुकेशन देने से, फ्री एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन देने से वो घर बैठ जाएगा, कैसी बात कर रहे हैं हम? वो तो बाहर निकलेगा, वो तो रोजगार करेगा, वो तो और लोगों को नौकरी देगा। अगर हम ये कहते हैं कि महिलाओं को फ्री बस ट्रेवल देने से वो घर बैठ जाएंगी, अरे वो तो बाहर निकलेंगी, वो तो और ज्यादा सोसाइटी में जाएंगी और ज्यादा एक्टिव होंगी। हम किस तरीके का उदाहरण देना चाहते हैं? अनुराग ढांडा जी, मैं समझती हूं आपको इतनी इकोनॉमिक्स तो पता होगी कि वेव ऑफ और राइट ऑफ में कितना फर्क है। राइट ऑफ उसको कहा जाता है जो पुराना चला आ रहा है, आना नहीं कभी बैंक को, आप हटा देते हैं उसको। वो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई बोनांजा दे दिया, वो आना ही नहीं था। आप बुक्स को, वो बैड डेट हटाया जाता है। लेकिन हर चीज में पॉलिटिक्स है। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। ये राइट ऑफ किसानों के लोन का क्यों नहीं कर देते जी? ये नाविका जी क्या है ना यहाँ पे, अच्छा सुनिए नाविका जी, अरे ढांडा साहब सुनिए, अभी दिल्ली की जनता भी आपकी नहीं सुन रही, आप लोग जनता की सुनना सीखिए। देखिए क्या है ना, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनको तकलीफ किस बात से हो रही है? इनकी जहां सरकारें रही हैं या हैं, उन्होंने बिल्कुल ही एक्सचेकर को बर्बाद कर दिया और कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए कि वहां की जनता उनको दोबारा लेकर आए। लेकिन लगातार जो हमारी सरकार बार बार आ रही है वो इसीलिए आ रही है, जो ये कह देते हैं कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया, हमने क्या किया देश को। तो मैं गिनवा दूं, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ केयर स्कीम की वजह से इलाज मिला है मुफ्त का। तो हमारे देश के लोग अगर हेल्दी हो रहे हैं तो सरकार का पैसा उसमें लगना चाहिए। चाहे ये बात कर रहे हैं बिजनेस के लोगों का हमने कर्ज माफ कर दिया, तो मैं बता दूं 22 लाख करोड़ लोन्स
स्मॉल बिजनेस वालों को मिला है, जिसमें से 68% महिलाएं हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो डाउन रोडन लोग हैं, जिनको सशक्त बनाने की सरकार की कोशिश है। वो सशक्त बनेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये तकलीफ आप लोगों को है कि ये लोग, जैसे अनुराग जी ने कहा, अनुराग ठाडा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलूं, ये तरीका नहीं होता है। अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि इतने लोग आज भी ऐसे हैं। नाविका जी, मैं जब इंपॉर्टेंट बात करती हूं तो ये लोग बीच में बोलते हैं, प्लीज इनको म्यूट करा दीजिए। अनुराग भदौरिया जी ने बोला कि अभी भी ऐसे लोग हैं देश में जो पिछड़े हैं, पीछे रहते हैं, उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो ये किसकी गलती है? ये 60 साल से अधिक जो कांग्रेस का शासन रहा है। राधिका खेड़ा जी, अब आप ये नहीं कह सकती, 10-11 साल आपको भी हो गए, अब ये 60 साल अब वाली बात नहीं चलेगी, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है। मिश्री लाल प्रजापति जोधपुर से पूछ रहे हैं, अगर सरकारें फ्री का लालच देकर वोट खरीद रही हैं तो चुनाव आयोग कब संज्ञान लेगा? त्रिभुवन प्रताप सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, आपके प्रवक्ता ऐसे बोल रहे हैं जैसे दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, फिर पार्टी का डिब्बा गोल क्यों हो गया? धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, आप हर समय शिक्षा और स्वास्थ्य की ढिंढोरा पीटती रहती है, अब तो केजरीवाल फुर्सत में है, एक बार दिल्ली में 2014 के बाद बने स्कूलों और हॉस्पिटल की लिस्ट आपके चैनल पर सामने क्यों नहीं रखते? अनुराग ढांडा जी, आज बड़े सवाल आप ही के लिए आ रहे हैं, जाने क्यों? देखिए ये हमारे काम का ही नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी 26 साल में कभी 43.5% वोट लाके विपक्ष में नहीं आ पाई। हम अगर हारे भी, अगर ये परसेप्शन बनाने में कामयाब भी रहे, तो भी 43.5% जनता दिल्ली की हमारे साथ खड़ी थी उस हार के अंदर भी। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगले 2 साल तक ये स्कूलों के रिबन काटते रहेंगे। इतने स्कूल बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी वाले उसी पे अपना फोटो खिंचवाएंगे, कहेंगे डांडा जी, राजनीति में कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं होता। जब आप 53 से 43 पर आ गए हैं तो आप सिर्फ 43 मत देखिए, आप ये देखिए कि 10% वोट शेयर कम हो गया है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मैं पूछना चाहती हूं कि इस मुद्दे पर बहस राजनेता करना क्यों नहीं चाहते? मुश्किल मुद्दा है, वोटों के खिलाफ का मुद्दा है। देखिए, राजनेता तो इस मुद्दे पे बहस कर ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 60 साल में नहीं हुआ वो इन्होंने 10 साल में कर दिया। इन्होंने 55,000 देश के ऊपर जो कर्जा था 55,000 करोड़ से ले जाके 2 लाख करोड़ पहुंचा दिया। ये तो इनका डेवलपमेंट है ना, देखने को तो मिल रहा है। और जिसकी बात आप कर रहे थे कि इन्होंने 10 से 12 लाख बट्टे खाते में डाल दिए, बट्टे खाते में किसानों का डाल दीजिए ना आप। किसानों का तो जो लोन लिया हुआ उसके लिए तो आपकी पुलिस पहुंच जाती है, ट्रैक्टर उठा ले जाती है, उनका लोन तो बट्टे खाते में नहीं डाला जाता। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर टिकती कहां है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने विकास किया है तो यही तो विकास किया, कर्ज बढ़ाने का विकास किया, नफरत का विकास किया, भाईचारा खत्म करने का विकास किया, किसानों को कमजोर करने का विकास किया। इश्करण भंडारी, क्या विपक्ष आपस में अपनी और बीजेपी दोनों की कमजोरियां देखे बिना सिर्फ राजनीतिक एक्सप्लेनेशंस दे रहा है? नाविका जी, आपने कहा कि राजनीति में कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं होता, पर भारत की राजनीति में 2014 के बाद एक मॉरल विक्ट्री प्राइज शुरू हो गया है, जो पहले सिर्फ कांग्रेस लेती थी, पर शायद अब आम आदमी पार्टी भी लेना शुरू हो गई। हमारा ये वोट था, परंतु किंतु, इसलिए हमारे जब आप हारते हैं, इसका सिंपल डेमोक्रेसी में अगर विश्वास है कि जनता आपको खारिज करती है, और उस खारिज के पीछे आपकी फ्रीबी के चक्कर में आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल कर दिया, और फ्रीबी में भी क्या करप्शन हुई वो लोग जानते हैं। जो 1+1 स्कीम आ रही थी आपकी, वो लिकर गेट, कितना बड़ा लिकर गेट बना वो भी लोग जानते हैं। और जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को फ्रीबी करके अपने लिए शीश महल बना रहे थे जहां पे टॉयलेट आपके 15 लाख के थे। तो जब ये आप पूरी इकोनॉमिक पिक्चर देखते हैं, जब आप पूरी इकोनॉमिक पिक्चर देखते हैं नाविका जी, तो फिर आपको सिर्फ मॉरल विक्ट्रीज की बातें करनी पड़ती हैं। मॉरल विक्ट्री से आप अपने आप को खुश कर सकते हैं, पर डेमोक्रेसी में किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में सिर्फ एक विक्टर होता है और एक लूजर होता है। बिल्कुल, और किसी ना किसी दिन हर किसी को हिसाब देना पड़ता है, और ये हिसाब होता है कौन सा फ्री का माल। फ्री के माल से क्या कभी भी जनता खरीदी जा सकती है? 1+1 फ्री दिया था ना आम आदमी पार्टी ने, क्या जीत निश्चित कर पाई? खटाखट मॉडल दी थी ना राहुल गांधी ने, क्या जीत निश्चित कर पाए? यही सवाल आज पब्लिक
पूछ रही है और पब्लिक को सोचना भी पड़ेगा। ये फ्री का माल कहीं हमारे देश को जंग ना लगा जाए, खोखला ना कर जाए। यही सवाल आज पब्लिक को सोचना पड़ेगा। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।